नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त बोल रहे हैं विधानसभा में। उनके पास अपने कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है, लेकिन एलजी साहब ने यह मुद्दा राष्ट्रपति जी के पास नहीं भेजा। हम चुप रहे। 28 फरवरी को दिल्ली के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए सपोलिया साहब। नए चीफ सेक्रेटरी को भी ज्वाइन करने में थोड़ा समय था, हफ्ते 10 दिन का टाइम था। हम लोगों ने तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी को 10 दिन के लिए, हफ्ता या 10 दिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी को हम लोगों ने एडिशनल कार्यभार दे दिया। तो उपराज्यपाल महोदय ने फाइनेंस सेक्रेटरी को और सर्विसेज सेक्रेटरी को दोनों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा। सर्विसेज सेक्रेटरी को यह एक्सप्लेनेशन मांगा कि आपने इनको एडिशनल कार्यभार देने का ऑर्डर जारी क्यों किया मेरे से पूछे बिना। और फाइनेंस सेक्रेटरी से जवाब मांगा कि आपने मेरे से पूछे बिना एडिशनल चार्ज चीफ सेक्रेटरी का कैसे ले लिया। दोनों से जवाब मांगा उन्होंने, और हमारे थ्रू नहीं मांगा, मुख्यमंत्री को भी नहीं बताया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी नहीं बताया, सीधे शो कॉज नोटिस अफसरों को जारी कर दिया। हम चुप रहे। अगर उनको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था तो उन्हें राष्ट्रपति जी को लिखना चाहिए था। संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जी को वो लिखेंगे, लेकिन हम चुप रहे। अभी जब हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब छुट्टी लेके 10 दिन के लिए गए और ये पूरा विवाद हुआ कि किसे चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए, उसके ऊपर भी दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। उपराज्यपाल ने गलत बोला मीडिया के अंदर कि 40 घंटे तक फाइल हमारे पास रही थी। उन्होंने यह नहीं बताया कि लगातार हम लोग 24 घंटे तक उनके साथ संपर्क कर रहे थे, उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम XYZ को क्यों चाहते हैं और ABC को क्यों नहीं चाहते हैं। उन्हें लगातार बताने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अगले दिन हमें जानकर यह आश्चर्य हुआ, शॉक रह गया हमें, कि जब उपराज्यपाल महोदय ने सेक्रेटरी सर्विसेज को डायरेक्टली ऑर्डर दे दिया कि आप XYZ को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी का एडिशनल कार्यभार दे दीजिए। चीफ मिनिस्टर को नहीं बताया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नहीं बताया, हम सब लोगों को अलग कर दिया। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे राष्ट्रपति शासन चल रहा है। और हद तो तब हो गई जब अगले हफ्ते, एक हफ्ते के बाद मेरे पास 3 चिट्ठियां एक साथ आई उपराज्यपाल महोदय की, जिसमें उन्हें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के द्वारा पास किए गए 3 ऑर्डर्स को रद्द कर दिया उन्होंने। हमने 2 सेक्रेटरीज का अपॉइंटमेंट किया था। उन्होंने कहा दिस ऑर्डर इज नल एंड वॉइड एब इनिशो। मनीष सिसोदिया ने अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया था कि किस तरह से हम ये चाहते हैं कि सारे काम, सारी फाइलें मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचनी चाहिए, सारी फाइलें मंत्री तक नहीं पहुंचनी चाहिए, कुछ काम नीचे हो जाने चाहिए। हम डेलीगेशन कर रहे थे पावर्स का, तो मनीष सिसोदिया ने एक ऑर्डर पास किया था कि ये वाला काम सेक्रेटरी लेवल तक हो जाना चाहिए, ये वाला काम चीफ सेक्रेटरी तक होना चाहिए फाइलें ऊपर। उन्होंने उस ऑर्डर को रद्द कर दिया, कहते हैं ये ऑर्डर इज नल एंड वॉइड एब इनिशो। मैंने एक ऑर्डर सारे दिल्ली के सेक्रेटरीज और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट को भेजा था, उपराज्यपाल महोदय ने उसको भी नल एंड वॉइड कर दिया एब इनिशो। मेरे को एक बार तो लगा इतना कंट्रोल तो मेरे हेडमास्टर ने भी नहीं किया था जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। इतनी दखल अंदाजी मेरी जिंदगी में कभी किसी ने नहीं की जितनी उपराज्यपाल महोदय कर रहे हैं। पर यह समझना पड़ेगा ये क्यों कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की किरण बेदी जी मुख्यमंत्री होती तो क्या वो इसी तरह से दखल अंदाजी करते? एक दखल अंदाजी करने की हिम्मत करते अगर वो, अगले दिन उनको दिल्ली का उपराज्यपाल पद से हटा दिया जाता। मैं ये सोच रहा था कि ये मुद्दा कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये सारे ऑर्डर्स किए जा रहे हैं। क्या कारण है कि देश के अंदर इतने राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल नहीं बदले गए? क्या कारण है कि उन राज्यपालों को बदला गया दूसरे राज्यों के?
क्योंकि केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि हम ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल बनाएं कि चुन चुन के हमारे जो विरोधी पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं उनकी जिंदगी हराम कर दी जाए। दिल्ली के अंदर उनको बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मुझे कहा जाता है कि जिस दिन फ्रंट पेज के ऊपर खबर छपती है केजरीवाल के खिलाफ उपराज्यपाल ने यह किया, उतनी उपराज्यपाल की कुर्सी और पक्की हो जाती है। तो उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली की सरकार को ठप करने की कोशिश की जा रही है, हमें फेल करने की कोशिश की जा रही है। अभी पिछले 10-15 दिन से एक और षड्यंत्र चला जा रहा है। एक एक करके यहां पे कई विधायक मेरे पास आए हैं, एक एक करके झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं दिल्ली के अंदर। गलत तो नहीं कह रहा, एक एक करके झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं दिल्ली के अंदर बड़े क्रूर तरीके से। दिल्ली के अंदर एक कानून संसद ने पास किया, पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, स्पेशल प्रोविजंस एक्ट, जो ये कहता है कि झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाएगा जब तक कि उनको बसाया ना जाए। जब हम पूछते हैं डीडीए के अंदर कि ये झुग्गी क्यों तोड़ रहे हो, कहते हैं जी एलजी साहब के ऑर्डर है। एलजी साहब झुग्गियां तोड़वा रहे हैं ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी झुग्गियां तोड़वा रही है, हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अरे हार गए, अब कम से कम दिल्ली की जनता से बदला तो मत लो। कम से कम इस किस्म की राजनीति, तो इतनी नीच राजनीति तो मत करो कम से कम। अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग पे कब्जा करना चाहते हैं, कह रहे चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक की ट्रांसफर पोस्टिंग हम करेंगे। थोड़े दिन में कहेंगे बस एक चीफ मिनिस्टर रह गया, इसकी पोस्टिंग भी हम ही करेंगे। चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक की पोस्टिंग हम करेंगे, ये कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ये लोग? 3 कारण है। पहला कारण है, जैसे एलजी साहब केंद्र के इशारों पे नाच रहे हैं। एलजी साहब क्यों नाच रहे हैं केंद्र के इशारों पे? जिस दिन एलजी साहब ने कुछ भी ऐसा कर दिया जो केंद्र को पसंद नहीं आया, 24 घंटे के अंदर उनको हटा दिया जाएगा। मान लीजिए ऐसी व्यवस्था होती है हमारे संविधान के अंदर कि एलजी को केंद्र नहीं हटा सकता, तब एलजी साहब केंद्र की बात नहीं मानते, तब वो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट व्यू भी ले सकते थे। तो एलजी साहब तो पूरी तरह से उनके इशारों पे नाच रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि नीचे के अफसरों को भी हम ऐसे फिट करेंगे कि वो भी उनके इशारों पे नाचेंगे। पावर सेक्रेटरी ऐसा लगाएंगे जो बिजली की व्यवस्था को ठप कर दे ताकि आम आदमी पार्टी की सरकार बदनाम हो। पानी डिपार्टमेंट में ऐसा अफसर नियुक्त करेंगे जो उनके इशारों पे नाचेगा, जो पानी की व्यवस्था को ठप कर दे ताकि आम आदमी पार्टी की सरकार बदनाम हो। ट्रांसपोर्ट के अंदर हम ऐसा आदमी लगाएंगे जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम कर सके। जैसे एलजी साहब उनके इशारों के ऊपर नाच रहे हैं, ऐसे वो सारे अफसरों को ऐसा लगाना चाहते हैं कि दिल्ली की व्यवस्था को वो ठप करना चाहते हैं। एक कारण ही है। दूसरा कारण, मुझे कई सचिवों ने बताया, कई लोगों ने बताया, कई अफसरों ने बताया कि हमारी सरकार बनने के पहले ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी, करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री हुआ करती थी। मनीष सिसोदिया ने जब टेक ओवर किया, मनीष मुझे बताते हैं कि कई सिफारिशें आती थी। जैसे इन्होंने महरौली का, साकेत का उदाहरण दिया कि एसडीएम की पोस्टिंग करनी थी, सिफारिश, सबकी सिफारिश आ रही थी जी महरौली का एसडीएम बना दो या साकेत का एसडीएम बना दो, महरौली का एसडीएम बना दो, साकेत। महरौली और एसडीएम में, साकेत में क्या है जी? तो पता चला वहां पे खूब पैसा बनता है। तो मनीष ने उसने ऐसे लोगों को लगाया, छांट के ऐसे लोगों को लगाया जो ईमानदार लोग थे, और सारे एसडीएम वालों को, एसडीएम्स को बुला के पूछा, तुमसे किसी ने पैसा तो नहीं लिया? उन्होंने कहा नहीं जी, पहले खूब पैसा देना पड़ता था, इस बार एक पैसा नहीं लिया। तो मनीष ने उनको कहा कि तुमसे हमने पैसा नहीं लिया, अब तुम भी आगे पैसा मत लेना। वो ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री को हम लोगों ने बंद किया। जितने भ्रष्टाचारी लोग पैसे देके बना करते थे, वो सारे दौड़े दौड़े पहुंचे होम मिनिस्ट्री, वो सारे दौड़े दौड़े पहुंचे पीएमओ, और पीएमओ ने और होम मिनिस्ट्री ने दखल अंदाजी करके कहा ट्रांसफर पोस्टिंग तो हम ही किया करेंगे। ये ट्रांसफर पोस्टिंग, मैं एलजी साहब से इतनी बार मिलता हूं, एलजी साहब ने एक बार मेरे से ये नहीं पूछा अरविंद दिल्ली में बिजली का क्या हाल है, सबको बिजली मिल रही है, सबको रोटी मिल रही है, सबको पानी मिल रहा है, सबको सड़क ठीक ठाक। ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ा इंटरेस्ट है सबका। कुछ तो गड़बड़ है सर। ट्रांसफर पोस्टिंग सारे चाहते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं। और तीसरा कारण क्या हो सकता है इसका? तीसरा कारण है, हमारे आने से पहले ये बीजेपी और कांग्रेस की 20 साल से सरकार चल रही है जी, बड़ी अच्छी चल रही थी, नाटक किया करते थे ऑपोजिशन का। तो चाहे बीजेपी की सरकार हो, ठेके कांग्रेस वालों को भी मिलते थे, कांग्रेस की सरकार हो, ठेके बीजेपी वालों को भी मिलते थे। दोनों चाचा भतीजा थे, दोनों खूब, दोनों कजन थे।
आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद इनके सारे दलालों को और ठेकेदारों को ठेके मिलने बंद हो गए हैं। अब ये अपने अफसरों को लगा के, चुने हुए अफसरों को लगा के उनसे ठेके अपने लोगों को दिलवाना चाहते हैं। ये 3 कारण है जिसकी वजह से ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन थ्योरी के लिए मान लिया जाए, चलो इनकी कोई गंदी मंशा नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मैंने वादे किए थे, हमारी पार्टी ने वादे किए थे, आप सब लोगों ने जनता को वादे किए थे। आज अगर आपके इलाके के अंदर पानी नहीं आ रहा तो एलजी साहब जाके पानी दिलवाएंगे क्या? अगर हम वहां पे जल बोर्ड के अफसर को ट्रांसफर नहीं कर सकते तो कैसे पानी दिलवाएंगे? अगर हमारे इलाके के अंदर बिजली नहीं आ रही, एलजी साहब जाके बिजली दिलवाएंगे क्या? प्रधानमंत्री जी आके बिजली दिलवाएंगे क्या? राजनाथ सिंह जी आके बिजली दिलवाएंगे क्या? कौन दिलवाएगा बिजली? बिजली तो हमको दिलवानी है। अफसर हमारी क्यों सुनेंगे? सुनना बंद कर देंगे। और आज आप लोगों ने, कईयों ने, मैं सारी स्पीच सुन रहा था, आप कईयों ने बताया कि व्यवस्था पिछले 4 दिन के अंदर धीरे धीरे चरमराती जा रही है। अफसरों ने सुनना बंद कर दिया है। अगर आपको यही करना था फिर चुनाव क्यों कराए आपने? क्या जरूरत थी जी चुनाव कराने की? राष्ट्रपति शासन तो लगा ही हुआ था, दिल्ली तो आप चला ही रहे थे। क्या जरूरत थी ये नाटक करने की, मुख्यमंत्री बनाने की, हम सबका ये सब करने की क्या जरूरत थी? लोगों ने हमको वोट दिया है, लोगों ने आप लोगों को वोट दिया है, हमने वादे किए थे। जनता हमसे उम्मीद करती है, एलजी साहब से उम्मीद नहीं करती, और प्रधानमंत्री से तो उम्मीद छोड़ चुकी थी, इसीलिए 3 बच गई है। हमने वादे किए हैं, जनता हमसे पूछेगी। हमें अपने अफसर चुनने का अधिकार होना चाहिए, हमें अपने लोग चुनने का अधिकार होना चाहिए, हमें अपनी टीम बनाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा भाई साहब, दिल्ली के अंदर ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और ये दिल्ली में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये दिल्ली एक्सपेरिमेंट है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का। जितने राज्यपाल इन्होंने बदले हैं, अब एक एक करके ये एक्सपेरिमेंट दिल्ली का हर राज्य के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तानाशाही की तरफ ये देश को ले जाना चाहते हैं, यही एक्सपेरिमेंट हर राज्य के अंदर किया जाएगा। और आज इस हाउस के जरिए, अध्यक्ष महोदय आपके जरिए, मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से अपील करना चाहता हूं कि सारे इकट्ठे हो जाओ, अगर आपको इस देश को बचाना है, नहीं तो आपकी भी बारी आने वाली है जैसे हमारी बारी आई है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों को इस बारे में चिट्ठी लिखूंगा और सब लोगों से अपील करूंगा। दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार कम किया, ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली की जनता से पूछ लीजिए, कहीं जाके पूछ लीजिए दिल्ली की जनता से, सारी दिल्ली की जनता कह रही है जी भ्रष्टाचार कम हो गया। ऑटो वालों की मीटिंग हुई, पिछले साल 49 दिन की सरकार में हमने भ्रष्टाचार कम किया था। पिछले साल भी हम लोगों ने ऑटो वालों की मीटिंग करी थी। पिछली साल जब मैं ऑटो वालों की मीटिंग में गया, मैंने पूछा, हाँ भाई भ्रष्टाचार कम हो गया, पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए? आधे लोगों ने कहा हाँ जी कर दिया, आधे वो लोग यूं कर रहे थे नहीं किए जी 49 दिन की सरकार में। इस बार जब मैं गया, मैंने बड़े डरते डरते पूछा, मैंने कहा भाई पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए? मुझे आश्चर्य हुआ, 100% लोगों ने हाथ उठा के कहा जी पैसे लेने बंद कर दिए, भ्रष्टाचार कम। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कम हो गया। ये देश के लिए, दुनिया के लिए अजीब बात है कि जो देश में इतना जम के भ्रष्टाचार होता था, एक पार्टी आई और उसने चमत्कार कर दिया और 3 महीने के अंदर भ्रष्टाचार कम कर दिया। ये तो सेलिब्रेट होना चाहिए था, देश के अंदर सेलिब्रेट होना चाहिए था, दुनिया के अंदर सेलिब्रेट होना चाहिए था। मुझे लगा प्रधानमंत्री को बुला के हमें शाबाशी देनी चाहिए थी, अरविंद तुमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, हम इसे पूरे देश में करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो को खत्म करने की कोशिश करी, उन्होंने हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो की जुरिस्डिक्शन खत्म करने की, ताकतों को खत्म करने की कोशिश करी। अरे खुद तो नहीं कर सकते थे, कम से कम हम लोगों को तो कर लेने देते। उन्होंने क्या किया? केंद्र सरकार क्या कर रही है एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में? केंद्र सरकार क्या कर रही है? मैंने अखबार में भी पढ़ा था भ्रष्टाचार के बारे में। केंद्र सरकार के पास कई अफसरों के, सीबीआई ने कई अफसरों के खिलाफ मुकदमे करने के लिए परमिशन मांगी हुई है। केंद्र सरकार परमिशन नहीं दे रही उनको मुकदमे करने के लिए, उनके ऊपर बैठी हुई है, फाइलों पे बैठी हुई है। क्या कर रही है? अभी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निरोधक कानून है, उसकी सारी आत्मा को खत्म कर रही है। उसके सारे अच्छे अच्छे जो प्रोविजन थे, सख्त प्रोविजन थे भ्रष्टाचार निरोधक कानून के, वो सारे खत्म कर दिए। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया। तो केंद्र सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी हुई है
और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में लगी हुई है। हम लोगों ने जैसे ही भ्रष्टाचारियों को पकड़ना चालू किया, इन्होंने ऑर्डर पास किया अभी कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को के भ्रष्टाचार को नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों नहीं पकड़ा जाएगा भाई? उनको कौन पकड़ेगा? उनको पकड़ने की कोई एजेंसी नहीं है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को नहीं पकड़ा जाएगा। और फिर कहते हैं सारे आईएएस वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, सारे दानिश वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, और केंद्र सरकार को हमारी एंटी करप्शन ब्रांच पकड़ नहीं सकते। मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बिल्डिंग में जहां मैं बैठता हूं, मुख्यमंत्री हूं, वहां मेरे सामने अगर कोई ऑफिसर पैसे ले रहा हो तो मैं उसको कैसे पकड़ूंगा? मैं कहूंगा भाई पैसे क्यों ले रहा है? वो कहेगा देखो जी नोटिफिकेशन है, चुप हो जाओ। लाइसेंस दे दिया इन्होंने भ्रष्टाचार करने का। केंद्र सरकार ने लाइसेंस दे दिया भ्रष्टाचार करने का। इससे घिनौनी हरकत नहीं हो सकती। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम भी पैसे खा लेते, थोड़े ऊपर पहुंचा देते, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ये नोटिफिकेशन नहीं आता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं आता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश की है। ये 20 साल से जो चल रहा था इनका गठबंधन, बीजेपी और कांग्रेस का, उस गठबंधन को हम लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है। और इस संडे को तो हद होने वाली थी। मेरे को खबर मिली कि पूरी तैयारी हो चुकी थी इन लोगों की कि एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली की जो है उसको दिल्ली सरकार से हटा के ये सीधे एलजी के अंडर में लाने वाले थे। और इसको मैंने अभी एक बहुत ही सीनियर अधिकारी से पुष्टि की। उन्होंने कहा सारी तैयारी हो चुकी थी कि दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच को मुख्यमंत्री से हटा के वो सीधे एलजी के अंडर में लाने वाले थे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो इस कायनात की सारी शक्तियां आपकी मदद करती है। सोमवार को एक चमत्कार हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज ने ऐन मौके पे, ऐन टाइम पे एक ऐसा जजमेंट दे दिया, इनके सारे नापाक मंसूबों के ऊपर पानी पड़ गया। एक ऐसा जजमेंट आया जिसने कहा कि एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर पूरा अधिकार दिल्ली सरकार का है और जो इनका नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन गलत है। ये दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट क्या था? एक पुलिस वाला, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जो भी था, एक पुलिस वाला रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने वाला है। अभी मैं जो बाहर बैठा था, मैं टीवी पे देख रहा था, खबर चल रही थी, होम मिनिस्ट्री जो है उसकी बेल लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। एक पुलिस वाला रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, उसको बेल दिलवाने के लिए हमारे देश के, और मेरे को पता चला कल रात को मीटिंग हुई होम मिनिस्ट्री में, मेरे को पता चला पता नहीं कितना खर्चा, कितना झूठे अफवाहें फैले हुए। 2 कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद थे, सेक्रेटरी मौजूद थे, सारी होम मिनिस्ट्री, सारी केंद्र सरकार ने दी है इसको बेल दिलवाओ। तो देश के सारे भ्रष्टाचारियों को मैसेज है, चिंता मत करो, हम हैं, बचा लेंगे, केंद्र सरकार बचा लेंगे। पूरी होम मिनिस्ट्री लगी हुई है उसको बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे उसको बचाने के लिए, उसको बेल ना मिले उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूं, अभी भी थोड़ी गैरत बची है तो केंद्र सरकार को और एलजी साहब को इस किस्म का षड्यंत्र करना बंद करना चाहिए। बहुत थूथू हो चुकी है इन लोगों की जनता में, सारी दिल्ली की जनता, क्या तो देश की जनता कह रही है कि एक्चुअली हुई सरकार को ये कानून कर रहे हैं। अब इनको बंद कर देना चाहिए, अपना ये षड्यंत्र लोगों को बंद कर देना। ये जो नोटिफिकेशन आया, संविधान कहता है, हमें पता है कि हमने चुनाव लड़े थे, हमें पता था कि 3 मुद्दों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और न्याय। ये 3 बाकियों पे तो है। अब ये संविधान को संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं सर्विसेज के ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं है। संविधान को संशोधन करने की किसकी पावर है?
पावर है। पार्लियामेंट में गए बिना ये संविधान को संशोधन कर रहे हैं, तो इसका मतलब पार्लियामेंट का भी हनन कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे गुजारिश है कि इस प्रस्ताव की कॉपी सारे एमपी को भेजी जाए, लोकसभा के राज्यसभा के एमपी को भेजी जाए और उनको कहा जाए कि सारी पार्टियों के सारे एमपी जोर से इस बात को उठाएं कि सारी पार्टियों के सारे एमपी जोर से इस बात को उठाएं कि इस किस्म से पार्लियामेंट के अधिकारों का हनन और उनके पावर्स के हनन नहीं किया जाएगा। ये गलत है, ये हम नहीं कह रहे। गोपाल सुब्रमण्यम जी जो देश के फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल, विवेक तनखा साहब जो देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इंदिरा जयसिंह इतनी बड़ी वकील है, सीनियर एडवोकेट है, डॉक्टर राजीव धवन इतने बड़े वकील है, के वेणुगोपाल साहब इतने बड़े वकील हैं, भट्टाचार्य साहब जो देश के एडिशनल सॉलिसिटर, ये सारे इतने बड़े बड़े लोग, टीवी में देखा होगा केटीएस तुलसी साहब बोल रहे हैं, राम जेठमलानी साहब बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ। तो इस विधानसभा के भी अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। तो आज इस विधानसभा को तय करना पड़ेगा कि क्या वो अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है कि नहीं है। दिल्ली की जनता, जो ये नोटिफिकेशन आया इससे हमें उतनी तकलीफ नहीं है जितनी दिल्ली की जनता को तकलीफ हो रही है। दिल्ली की जनता यही कह रही है जी हमने तो जो कर सकते थे कर दिया, इतना भारी बहुमत देके भेज दिया, लेकिन इन लोगों ने, केंद्र सरकार ने जो है वो बहुत ही नीच हरकत की है। कह रहे कोर्ट चले जाओ। मैं ये सोच रहा था, मान लो कल को होम मिनिस्ट्री एक नोटिफिकेशन पास करे, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 239 and 239AA of the Constitution, the Home Ministry hereby directs the Chief Minister of Delhi to wear a white shirt on every Sunday. मान लीजिए वो कर देते हैं ऐसे कि भाई हम इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं भाई मुख्यमंत्री हर संडे को व्हाइट शर्ट पहना करेगा। तो मैं क्या करूंगा भाई? क्या मानूंगा? वो कहेंगे नहीं मानो नहीं तो कोर्ट जाओ। जब तक कोर्ट नहीं जाते हर संडे को व्हाइट शर्ट पहना करो। हम तो नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे? उसको इग्नोर कर देंगे। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम सहयोग से काम करना चाहते हैं। हम ये अपने लिए नहीं कर रहे। यहां पे एक भी एमएलए के खिलाफ अभी तक इतने 49 दिन की भी सरकार रही और उसके बाद 10 महीने तक हम लोग एमएलए रहे। यहां पे आप में से बहुत सारे लोग एमएलए रहे और अभी भी अपनी 3 महीने की सरकार हो गई। मुझे गर्व है अपने एक एक एमएलए के ऊपर, एक भी किसी के ऊपर दाग नहीं लगाया अभी तक, एक भी दाग नहीं लगाया। और कई एमएलए ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, जितनी तनख्वाह मिलती है वो सारी तनख्वाह दफ्तर में खर्च हो जाती है। हैंड टू माउथ जी रहे हैं, लेकिन देश के लिए लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं सब लोग। हम अपने लिए नहीं कर रहे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, अपनी ईगो के लिए नहीं कर रहे, जनता के लिए कर रहे हैं। तो हम कॉपरेशन चाहते हैं, हम दिल्ली बदलना चाहते हैं, एक सपना लेके आए हैं, व्यवस्था बदलना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेके आए हैं हम लोग। मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिला था तुरंत चुनाव के नतीजों के बाद, मैंने उनसे भी कहा था, मैंने कहा हम आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका सहयोग चाहिए हम लोगों को। केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए, केंद्र सरकार से पैसा चाहिए, केंद्र सरकार से तरह तरह के हमें काम पड़ेंगे कि हम सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस किस्म की हरकत करेंगे, अगर हमारे जनता के हकों के ऊपर अगर इस तरह से वार किया जाएगा तो फिर हम लोग उसको काउंटर करने की भी शक्ति रखते हैं, उसकी कैपेसिटी है हम लोगों की। 3 महीने के अंदर हम लोगों ने खूब काम किए और सारी दिल्ली की जनता कह रही है खूब काम किए, लेकिन ये काम केवल हम लोगों की वजह से नहीं हुए। मुझे कहने में बहुत गर्व है कि जो अफसरों की टीम हमारे पास है, बहुत ही शानदार टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है, और उन्हीं की वजह से जो कुछ हम लोगों ने किया वो हम कर पाए, नहीं तो हम नहीं कर पाते। और आज इस सदन के माध्यम से और अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं दिल्ली के सारे कर्मचारियों और सारे अफसरों को यह आश्वासन देना चाहता हूं, एश्योरेंस देना चाहता हूं कि आप निडरता के साथ काम कीजिए हमारे साथ मिलकर। दिल्ली सरकार आदेश देगी, उन आदेशों को आप निडरता के साथ आप पालन कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, ये सदन आपके साथ खड़ा है।
मजाल जो केंद्र सरकार की हिम्मत अगर वो आपकी तरफ आंख उठा के देख सके, मजाल जो किसी की हिम्मत जो आपको विक्टिमाइज कर सके। आप चिंता मत कीजिए, आज अखबार में लिखा हुआ था कि तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम देंगे आपको तनख्वाह, ये सदन देगा आपको तनख्वाह। केंद्र सरकार कौन होती है हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह देने वाली? केंद्र सरकार कौन होती है हमारे कर्मचारियों को भड़काने वाली, हमारे कर्मचारियों को धमकाने वाली? हम देंगे, हम बचाएंगे अपने कर्मचारियों को, हम क्षमता रखते हैं, ये सदन क्षमता रखता है अपने कर्मचारियों को बचाने की। तो अंत में अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सोमनाथ भारती जी ने रखा और जो अमेंडमेंट्स उसमें किए गए, मैं उनका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। अफसरों ने हमारी सुनना बंद कर दिया है, ये कहना था अरविंद केजरीवाल का। 3-4 दिनों में दिल्ली की हालत बिगड़ी है। क्या प्रधानमंत्री दिल्ली को बिजली पानी देंगे? जनता ने हम पर भरोसा जताया है और इसीलिए हमारी जवाबदेही उनके प्रति बनती है। केंद्र के चलते तानाशाही की तरफ देश बढ़ता हुआ जा रहा है। ये तमाम आरोप दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाए केंद्र सरकार पर। जिस तरह से हमने कुछ ही दिनों में भ्रष्टाचार रोक दिया, केंद्र सरकार को हमें शाबाशी देनी चाहिए थी, ये कहना था अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली में भ्रष्टाचार कम हुआ है, ये उनका दावा था। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे हमने सरकार बनाई, कुछ दिनों के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर, हमने सुना कि दिल्ली के अंदर किसी महिला का बलात्कार हो गया। कुछ लोग मिलने के लिए आए मुझसे, उन्होंने कहा जी पुलिस तो जांच कर रही है, हमें भरोसा नहीं है, आप भी इसमें एक इंक्वायरी करा दीजिए। मैंने फाइल पे एसडीएम से इंक्वायरी करवाने के लिए लिख दिया, फाइल एलजी साहब के पास भेजी, एलजी साहब ने फाइल पे लिख दिया इंक्वायरी कराने की जरूरत नहीं है। एक मुख्यमंत्री, एक बार मुझे लगा एक मुख्यमंत्री होते हुए मैं एक इंक्वायरी नहीं करा सकता। दिल्ली के अंदर बलात्कार हो गया, वहां के लोग मुझसे मिलने के लिए आए, मैं एक मुख्यमंत्री होकर एक इंक्वायरी नहीं करा सकता? मैं चुप रहा। संविधान के अंदर लिखा है कि अगर उपराज्यपाल को किसी भी चीज के ऊपर हमारे साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, उनको वो मुद्दा राष्ट्रपति जी को भेजना पड़ेगा। उनके पास अपने कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। लेकिन एलजी साहब ने ये मुद्दा राष्ट्रपति जी के पास नहीं भेजा, हम चुप रहे। अभी जब हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब छुट्टी लेके 10 दिन के लिए गए और ये पूरा विवाद हुआ कि किसे चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए, उसके ऊपर भी दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। उपराज्यपाल ने गलत बोला मीडिया के अंदर कि 40 घंटे तक फाइल हमारे पास रही थी। उन्होंने ये नहीं बताया कि लगातार हम लोग 24 घंटे तक उनके साथ संपर्क कर रहे थे, उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम XYZ को क्यों चाहते हैं और ABC को क्यों नहीं चाहते हैं। उन्हें लगातार बताने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अगले दिन हमें जानकर ये आश्चर्य हुआ, शॉक रह गया मैं, कि जब उपराज्यपाल महोदय ने सेक्रेटरी सर्विसेज को डायरेक्टली ऑर्डर दे दिया कि आप XYZ को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी का एडिशनल कार्यभार दे दीजिए। चीफ मिनिस्टर को नहीं बताया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नहीं बताया, हम सब लोगों को अलग कर दिया। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे राष्ट्रपति शासन चल रहा है। और हद तो तब हो गई जब अगले हफ्ते, एक हफ्ते के बाद मेरे पास 3 चिट्ठियां एक साथ आई उपराज्यपाल महोदय की, जिसमें उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार के द्वारा पास किए गए 3 ऑर्डर्स को रद्द कर दिया। उन्होंने, हमने 2 सेक्रेटरीज का अपॉइंटमेंट किया था, उन्होंने कहा दिस ऑर्डर इज नल एंड वॉइड एब इनिशियो। मनीष सिसोदिया ने अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया था कि किस तरह से हम ये चाहते हैं कि सारे काम, सारी फाइलें मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचनी चाहिए, सारी फाइलें मंत्री तक नहीं पहुंचनी चाहिए, कुछ काम नीचे हो जाने चाहिए। हम डेलीगेशन कर रहे थे पावर्स का, तो मनीष सिसोदिया ने एक ऑर्डर पास किया था कि ये वाला काम सेक्रेटरी लेवल तक हो जाना चाहिए, ये वाला काम चीफ। मैं दिल्ली के सारे कर्मचारियों और सारे अफसरों को यह आश्वासन देना चाहता हूं, एश्योरेंस देना चाहता हूं कि आप निडरता के साथ काम कीजिए हमारे साथ मिलकर। दिल्ली सरकार आदेश देगी, उन आदेशों को आप निडरता के साथ आप पालन कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं, ये सदन आपके साथ खड़ा है। मजाल जो केंद्र सरकार की हिम्मत अगर वो आपकी तरफ आंख उठा के देख सके, मजाल जो किसी की हिम्मत जो आपको विक्टिमाइज कर सके। आप चिंता मत कीजिए, आज अखबार में लिखा हुआ था
कि तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम देंगे आपको तनख्वाह, ये सदन देगा आपको तनख्वाह। केंद्र सरकार कौन होती है हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह देने वाली? केंद्र सरकार कौन होती है हमारे कर्मचारियों को भड़काने वाली, हमारे कर्मचारियों को धमकाने वाली? हम देंगे, हम बचाएंगे अपने कर्मचारियों को। हम क्षमता रखते हैं, ये सदन क्षमता रखता है अपने कर्मचारियों को बचाने की। तो सुना आपने, ये ललकार है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जिसमें वो केंद्र सरकार पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के साथ ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और बोलते बोलते उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि केंद्र सरकार जानबूझकर तानाशाही रवैया अपना रही है। वो चाहती है कि डोर उसके हाथ में रहे, एलजी का इस्तेमाल हो रहा है और सरकार की तानाशाही का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली के अंदर ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और ये दिल्ली में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये दिल्ली एक्सपेरिमेंट है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का। जितने राज्यपाल इन्होंने बदले हैं, अब एक एक करके ये एक्सपेरिमेंट दिल्ली का हर राज्य के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तानाशाही की तरफ ये देश को ले जाना चाहते हैं। यही एक्सपेरिमेंट हर राज्य के अंदर किया जाएगा। और आज इस हाउस के जरिए, अध्यक्ष महोदय आपके जरिए, मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से अपील करना चाहता हूं कि सारे इकट्ठे हो जाओ। अगर आपको इस देश को बचाना है, नहीं तो आपकी भी बारी आने वाली है जैसे हमारी बारी है। अध्यक्ष महोदय, जब से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और जब से इतना प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी की सरकार को मिला है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को ठप करने के लिए, उसको फेल करने के लिए, इस सरकार को अस्थिर करने के लिए और दिल्ली की पूरी व्यवस्था को ठप करने के लिए। और ये नोटिफिकेशन उसी एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। 10 फरवरी को चुनाव के नतीजे आए। 14 फरवरी को हम लोगों ने शपथ लेके सरकार बनाई। तब से लेके लगातार लगभग रोज कुछ ना कुछ अड़चने जानबूझ के केंद्र सरकार द्वारा उपराज्यपाल को और दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर अड़चने अड़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरती मेहरा जी इस वक्त जुड़ रही हैं और जेपी अग्रवाल कांग्रेस पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आरती मेहरा जी आपके पास आते हुए, उससे पहले जेपी अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरती मेहरा का रुख इसके बाद करेंगे। अग्रवाल साहब, ये जिस तरह से ललकार रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी केंद्र सरकार ही सब कुछ कर रही है, एलजी का इस्तेमाल हो रहा है। क्या कहेंगे? उन्होंने केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। क्या अर्थ, क्या मतलब है अब इसका? अग्रवाल साहब, शायद हमारा संपर्क उनसे भी कट गया है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर एक परिस्थिति ऐसी उभरती हुई जरूर दिख रही है जिसमें कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त सतीश उपाध्याय इसी मुद्दे पर बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल था या राजनीतिक था, इन दोनों बातों में से उनको स्पष्ट करना चाहिए ना कि वो विधायी काम कर रहे थे। ऐसी क्या विशेष परिस्थिति थी जिसमें इस सत्र को बुलाया गया? इस सत्र में क्या करना था? ये सत्र इसलिए बुलाया गया था कि जिन विधायकों ने संवैधानिक व्यवस्थाओं की शपथ ली है, वो संवैधानिक व्यवस्थाओं को, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, उन अध्यादेशों को फाड़ के तार-तार करें और मुख्यमंत्री के सामने ये सब हो। और हो सकता है ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के कंसेंट पर ही ये हुआ होगा कि विधायक जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनको फाड़ करके, उन अध्यादेश उन आदेशों को फाड़ करके, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार, इससे पहले भी खुराना जी ने सरकार चलाई, उसके बाद 15 साल शीला दीक्षित ने सरकार चलाई, केजरीवाल साहब ने 49 दिन सरकार चलाई। आज ये राजनीति विकास की करनी है, परिवर्तन की करनी है, या दिल्ली के डेवलपमेंट की करनी है, या राजनीति झगड़े की करनी है? और आप किससे झगड़ा नहीं कर रहे? आप लगातार झगड़ा कर रहे हैं। आप झगड़ा कर रहे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से झगड़ा कर रहे हैं। आप झगड़ा मीडिया से कर रहे हैं, उनको भी आपने एक सर्कुलर थमा दिया। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से झगड़ा कर रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी से झगड़ा कर रहे हैं, आप
अपने ही लोगों से, जो आपकी पार्टी के अपने अंश थे, जिन्होंने पार्टी को बहुत आगे बढ़ाया, उनसे भी आप झगड़ा कर रहे हैं। तो आपकी प्रवृत्ति झगड़ा करने की है। आप विकास करना चाहते तो ये सब झगड़े की जरूरत क्या है? जब आपने चुनाव लड़ा तो आपको नहीं मालूम था कि दिल्ली में पुणे राज्य का दर्जा नहीं है? और वो तो ये कहते हैं कि एलजी साहब केंद्र के इशारों पे। एलजी साहब, बार बार एलजी साहब क्या एलजी साहब? एलजी साहब की ये कोई ना कोई बहाना चाहिए आपको। कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर का बहाना ले लिया, कभी केंद्र सरकार का बहाना ले लिया, कभी ब्यूरोक्रेसी का बहाना ले लिया, कभी मीडिया का बहाना ले लिया, कभी जनता का बहाना ले लिया। हर बार कोई ना कोई नया बहाना, नया सगुफा। विकास कब होगा? शासन कब होगा? शासन कब होगा? आप पार्क में, अब आपने अगर ये विशेष सत्र बुलाया तो आपको। और इसी मुद्दे पर अब बातचीत करने के लिए आरती मेहरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती मेहरा जी, अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रही है और उन्होंने आपकी अधिसूचना, केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। क्या कहेंगी? अन्ना जी, अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके डीएनए में ही कन्फ्रंटेशन है और अगर आप देखें तो वो प्रोडक्ट भी कन्फ्रंटेशन की है। आज भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें ड्यूल पॉलिटी सिस्टम है। केंद्र के अपने अधिकार हैं और राज्य के अपने अधिकार, पावर्स भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं और उसी के बीच में रहते हुए उसकी गरिमा को समझते हुए सारे काम होने चाहिए। लेकिन इन्हें सिर्फ कन्फ्रंटेशन करनी है और कन्फ्रंटेशन के लिए ये जिस हद से ये बेसिकली इसे केजरीवाल वर्सेस प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने ये विशेष सत्र बुलाया जिसका कोई औचित्य नहीं था। दिल्ली में पिछले 20 साल से इसी व्यवस्था में यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब है कि इसमें यूनियन का आधिपत्य है और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे राष्ट्रपति के। ऐसे में इनको जो कन्फ्रंटेशंस की जरूरत ही नहीं है। 5 साल खुराना जी, पर ये तो सच है ना आरती जी की जो दिल्ली की जनता ने इनके लिए वोट किया है, इनको अगर कुछ खास अधिकारी चाहिए, लोगों, जनता तो इनसे सवाल पूछेगी, इनकी जवाबदेही बनती है। इस पे भी ये पूरा ड्रामा कर रहे हैं। इनके पास नाम भेजे गए थे, 40 दिन तक इन्होंने फाइलें रोक के रखी नहीं। ये एक महत्वपूर्ण पद था, ये उसके कंपैरिजन में जूनियर ऑफिसर को लाना चाहते थे। जिन ऑफिसर को लाना चाहते थे उन्होंने स्वयं कहा कि मुझसे ज्यादा उपयुक्त ऑफिसर इस पद के लिए और है। वो पद को लंबे समय तक, शकुंतला गैमलिन के पद को लंबे समय तक खाली नहीं रखा जा सकता था और जैसे ही उसे किया तो उस अधिकारी के खिलाफ, उस अफसर के खिलाफ, उसके जीवन भर की मेहनत, एक आईएएस ऑफिसर, एक लेडी ऑफिसर के खिलाफ आपने बिना किसी एजेंसी के, इतनी एजेंसीज हैं देश में, कॉम्पिटेंट एजेंसीज हैं, कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, आपने भरी पब्लिक रैली में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। आपसे ज्यादा अराजक तो कोई है ही।